Good morning students. Today we are going to starting chapter 4 reproductive health. चैप्टर 3 के अंदर अपन ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरी स्टडी कर ली. आज अपन स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. सबसे फर्स्टली हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जितने भी रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, उनके बारे में टोटल अवेयरनेस, टोटल नॉलेज हर पीपल को होना, ये कहलाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए. कौन कौन से हैं? फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल, ठीक है. यानी रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल, ठीक है. इस बिहेवियरल के अलावा इमोशनल, ठीक है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो प्रोसेस है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है. और उस पूरी जानकारी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए? डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि फिजिकल, यानी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हमारी फिजिकल स्टेटस को मेंटेन रखे, हमारी बॉडी को वो डैमेज ना करे, बीमार ना करे, ये सारी की सारी नॉलेज हमें पहले से होनी चाहिए. दूसरा हमने पढ़ा सोशल, यानी हम जानते हैं आजकल समाज के अंदर कितनी बुराइयां फैली हुई हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, ठीक है, रेप से रिलेटेड. तो वो चीज़ किसके अंदर आती है? सोशल बिहेवियर के अंदर आती है. तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो उसके मेन एस्पेक्ट्स आपका क्या है? सोशल बिहेवियर है, ठीक है. तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है. नेक्स्ट है बिहेवियरल, यानी अपना जो बिहेव है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह कि हाँ भाई इधर उधर कहीं भी गए, अपना बिहेव है वो देख करके ये दूसरे को नहीं लगना चाहिए कि हम इस तरीके के हैं. हमें बिल्कुल शानदार बिहेवियर रखना चाहिए, ठीक है ना. इसके अलावा इमोशनल से रिलेटेड रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हमारे इमोशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है. जैसे हम कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं, कुछ धार्मिक चीज़ें देखते हैं, तो हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास भी वैसा ही आ जाता है. लेकिन हम कुछ ऐसी गलत उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं तो हमारा जो दिमाग है उसके अंदर इमोशंस हैं वो भी क्या होते हैं? गलत ही आते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? वेलबींग, टोटल वेलबींग, यानी अच्छे से उनकी पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर क्या क्या है? फर्स्ट है कि हमें हमारे पर्सनल हाइजीन के बारे में नॉलेज की कमी होना, ठीक है. पर्सनल हाइजीन के बारे में नॉलेज की कमी होना, यानी पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है कि हमें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, टोटल नॉलेज नहीं होना. पर्सनल हाइजीन का मतलब, हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होना. अगर ये प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा? इससे रिलेटेड डिफरेंट डिजीज है वो हमें
हमें हो सकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसटीडी। एसटीडी की फुल फॉर्म बच्चों पूछी जाती है एग्जाम में, और वो क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके स्टूडेंट्स, एसटीडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के सामने, रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में नॉलेज नहीं होना। पर्सनल हाइजीन के बारे में नॉलेज का मतलब क्या है कि एक कोई भी मैमल है, कोई भी आदमी है, तो उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण ही वो क्या होता है? एसटीडी का शिकार होता है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, ठीक है ना, इनका वो शिकार हो जाता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है? अर्ली मैरिज, यानी गांव के अंदर क्या करते हैं? कम उम्र में बच्चे की शादी कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उस घड़े को यदि अपन पकाते हैं या उसके अंदर अपन पानी डालते हैं तो वो फूट जाता है, ठीक है। सेम वैसी ही प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ अपन बच्चे की शादी जल्दी कर देते हैं। तो वो प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है कि भाई बच्चे की शादी कम उम्र के अंदर यदि कर दी जाए तो उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर नहीं होते, उनकी सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, और ऐसा होने के कारण क्या होता है कि कोई ना कोई डिफिकल्टी उसके सामने आती है। तो सेकंड प्रॉब्लम है अर्ली मैरिज, ठीक है। और अर्ली मैरिज के कारण एक तो क्या होता है कि वो फिजिकली डैमेज हो सकता है, फिजिकली वो बीमार हो सकता है, कोई भी फीमेल है वो। इसके साथ ही साथ जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी इसके कारण बढ़ती, ठीक है ना। मोर्टेलिटी रेट है वो भी इसके कारण क्या होती है? इंक्रीज होती है। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो है लेक ऑफ अवेयरनेस, यानी जागरूकता की कमी। लेक ऑफ अवेयरनेस का मतलब क्या है? जागरूकता की कमी, यानी एक प्रॉब्लम अपने सामने ये है, जैसे जागरूकता की कमी का मतलब क्या है कि गांव के अंदर कुछ लोगों की सोच होती है कि लड़कियां पैदा हो रही हैं, लड़का होना जरूरी है, नहीं तो आगे वंश नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये, और या फिर ये मान करके चलते हैं कि भाई हम ऑपरेशन वगैरह नहीं करवा सकते क्योंकि बच्चे जितने होते हैं उतने ही हम तो पैदा करेंगे, क्योंकि ये तो भगवान की देन है ना। तो ये चीज मान करके चलते हैं। तो ये क्या है? उनके अंदर जागरूकता की कमी है, उन्हें नहीं पता, वो पुराने विचारों के अंदर ही जिंदा रहते हैं, जिसके कारण भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इसके अलावा लोग हैं वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो गॉड बिलीव इन माइट, इसका मतलब क्या है कि वो भगवान के अंदर विश्वास करते हैं, ठीक है। और सेक्स से रिलेटेड जो इशू हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी बात हो तो वो ईश्वर की देन मान करके ही उसे सहन करते जाते हैं। तो ये क्या है? मेन प्रॉब्लम्स हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी मेन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट उसके अंदर आती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट जो स्ट्रेटजीज है वो कौन सी है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है? कार्यनीतियाँ, कि हमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या प्लान करने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजीज क्या होती है? फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग, यानी बच्चे पैदा करने से पहले ये फैमिली प्लान कर लेना चाहिए कि हमें 2 ही बच्चे पैदा करने हैं या 1 ही करना है, ठीक है ना। उसमें ये अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ दिमाग में रहेगी तो हो सकता है लड़कियां हो जाए तो लड़के के चक्कर में संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो स्ट्रेटजीज है वो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो 1951 के अंदर, ठीक है, स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्ट्रेटजीज आती है वो आती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की, ठीक है, जिसे कहा जाता है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है
वो सबसे पहले 1997 है उसके अंदर चलाया गया था। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि पुराने ज़माने में 10-10, 20-20 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे एक एक परिवार में एक एक माँ के जन्म लेते थे, उनमें कोई मर जाते, कोई बीमारी से ऐसा होता। लेकिन आजकल क्या करते हैं, ये चलाया गया है RCH प्रोग्राम, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रॉपर अवेयरनेस लोगों के अंदर जागरूक की जाती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की, और साथ ही साथ उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉपर क्या प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रेटजीज क्या है कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं उनकी हेल्प से या प्रिंटेड मीडिया की हेल्प से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो भी लोगों के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे रही है। जैसे आप टीवी के अंदर ऐड वगैरह देखते हो, ठीक है ना, तो डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट जो साधन हैं उनके बारे में वो बताते हैं कि किसी पिल्स के बारे में बता दिया या फिर किसी भी ऐसी डिवाइस के बारे में बता दिया जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो उनकी हेल्प से, यानी ऑडियो विजुअल एड, यानी कि कोई भी अपन एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं तो इनकी हेल्प से भी लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल लेवल के ऊपर ही बच्चों को सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी जाती है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आप पढ़ते आ रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते आ रहे हो। अब आप बड़ी क्लास के अंदर आ गए तो इनके अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ ली। गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रॉपर 9 मंथ है उसके दौरान कौन कौन से मंथ में यूट्रस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन ये डेवलप होते हैं, ये पूरी चीज़ आपने हाई लेवल के ऊपर अब 12th में पढ़ ली। अब उसी से रिलेटेड आपको क्या दी जाती है, आगे एजुकेशन दी जा रही है चैप्टर 4 के अंदर कि किस तरीके से आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रख सकते हो, ठीक है, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके इसके अंदर स्कूल लेवल से ही आपको सिखा दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड एडोलसेंस स्टेज में जो जो चेंजेज आते हैं उन चेंजेस से रिलेटेड या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में भी एजुकेशन आपको स्कूल लेवल से ही देना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बर्थ कंट्रोल, डेथ कंट्रोल, इनसे रिलेटेड एजुकेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और लोगों के सामने अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की जो मेन प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है कि अनकंट्रोल्ड अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है तो उसके कारण आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपको नॉलेज में सिखाई जा रही है स्कूल लेवल से ही। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, विस्फोट, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का होना, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। विस्फोट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या का हो जाना। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि साइज, जनसंख्या या पॉपुलेशन है उसका इंक्रीज हो जाना, ठीक है, और उसकी ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाना, ये कहलाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। और हम जानते हैं जैसे भारत की जनसंख्या है वो चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना, तो इसमें करोड़ों की संख्या में पॉपुलेशन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाता है,
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। अब इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मेन रीजंस क्या क्या है? ठीक है, जनसंख्या विस्फोट है उसके मेन रीजन क्या है? सबसे पहला तो क्या है, डेथ रेट का डिक्रीज होना। पुराने जमाने के अंदर क्या होती थी, बहुत सारी, कभी कोई बीमारी, कभी मातार, कभी चिकन पॉक्स, कुछ ना कुछ नई नई बीमारियां होती थी और बच्चे हैं वो खत्म हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या है, डेथ रेट लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, किसी के कोई महामारी आती है या वो कारण अलग है, लेकिन ऐसे अचानक से नहीं मरते। ठीक है, इसीलिए तो क्या है, जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे फर्स्ट रीजन क्या है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेथ रेट, यानी पॉपुलेशन की जो डेथ रेट है उसका लगातार कम होना। और डेथ रेट के कम होने में मेन रोल प्ले करता है कौन, मेडिसिन्स। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, मेडिसिन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर दी गई हैं और उनके कारण क्या होती है, ये डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, कौन, डेथ रेट। साथ ही साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसका भी डिक्रीज होना। तो सेकंड क्या हो जाएगा इसके कारण, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डिक्लाइन होना। यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि पहले ज़माने में साधन अवेलेबल नहीं थे, डिलीवरी के टाइम में किसी की माँ खत्म हो जाती थी। ठीक है, फिर उसके फादर हैं वो दूसरी मैरिज कर लेते थे, फिर उनकी और पॉपुलेशन इंक्रीज होती। तो आजकल ये प्रॉब्लम है, ये क्या है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, जिसके कारण भी क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तीसरा जो मेन रीजन क्या है वो है डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, साथ ही साथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन रिप्रोडक्टिव एज। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि रिप्रोडक्शन करने वाले जो पीपल हैं उनकी नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, कई बार हम क्या देखते हैं कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी जब अपन मेजर करते हैं, कई बार बुढ़ों की होती है और कई बार बीच वालों की ज़्यादा संख्या होती है। तो कई बार ये क्या है, बीच वालों की संख्या ज़्यादा होना भी मेन रीजन है किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, यानी इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार क्या बताया गया था कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 1.7 जो परसेंट थी। ठीक है, वो थी 1.7% का मतलब क्या था, 1000 पे 17 पर ईयर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेप्स टू कर्ब पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए मेन स्टेप्स कौन कौन से लगाए जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन आपको मैंने बता दिया, डेथ रेट का डिक्रीज होना, मोर्टेलिटी रेट है उसका डिक्रीज होना, रिप्रोडक्शन करने वाले जो पीपल हैं उनकी एज है उनका नंबर इंक्रीज होना, ये सारे रीजन है किसके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का मेन रीजन क्या है, हम किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका पहला कारण है कि मेल और फीमेल है उनकी एज को बढ़ा करके, ठीक है, और क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। और ये किया जा चुका है कि पहले क्या था, गर्ल्स की जो एज है वो तो डिटरमाइन की गई है 18 ईयर्स और बॉयज़ हैं उनकी एज है वो कितनी बताई गई है, इनकी तो की गई 18 ईयर्स और बॉयज़ हैं उनकी एज को निर्धारित कर दिया गया है यूनिवर्सल या पूरे इंडिया के अंदर, जिसे 21 ईयर डिटरमाइन किया गया है। यानी इससे छोटे हैं उनकी आप शादी नहीं कर सकते, बाल विवाह के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, बॉयज़ और गर्ल्स की एज को निर्धारित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। और साथ ही साथ स्मॉल फैमिली है उनके अंदर भी क्या किया गया है, कपल्स हैं उनके साथ स्मॉल फैमिली फॉर्म करने को बढ़ावा दिया गया। यानी एक नारा चला दिया गया, हम दो हमारे दो,
ठीक है, वो चीज़ है वो भी इसके द्वारा डिटरमाइन कर दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है इसके अंदर बर्थ कंट्रोल। स्टेप्स आपके समझ में आ गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल। इस चैप्टर के अंदर कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, इसे आप थोड़ा सा ढंग से रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही है किस तरीके से पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, बर्थ है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल का मतलब हम लोगों की जन्म है उसके ऊपर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का सबसे फर्स्ट जो रीजन है वो क्या है, बर्थ कंट्रोल है। बर्थ कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फ्रेंडली बिहेव करके सबको नॉलेज देनी चाहिए। साथ ही साथ इजीली ऐसे मटेरियल्स हैं या ऐसे साधन हैं उनके बारे में बताना चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव और रिवर्सिबल, ठीक है, और नो साइड इफेक्ट करने वाले जो साधन हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ सेक्सुअल डिवाइस हैं या सेक्सुअल एक्ट हैं उनका यूज करना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गए। तो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बात कि जो भी यूजर्स हैं उनको फ्रेंडली बिहेव करके हमें बर्थ कंट्रोल करने वाली जितनी भी डिवाइस हैं उनके बारे में नॉलेज देनी चाहिए। उनके साइड इफेक्ट, उनके जो भी यूजेस हैं वो हमें उन पर्सन्स को बता देने चाहिए। ठीक है, ऐसे साधन अपनाने चाहिए जो कि यूजुअली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इफेक्टिव और रिवर्सिबल और कम महंगी यानी जो इजीली अवेलेबल हो जाए ऐसी डिवाइस हैं उनका यूज करवा करके हम क्या कर सकते हैं, बर्थ का कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बर्थ कंट्रोल का सबसे अच्छा बेस्ट साधन है कि जो एज डिटरमाइन की गई है उससे स्मॉल एज में यानी बाल विवाह है उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए और इसमें हर व्यक्ति को अपनी हेल्प देनी चाहिए। कौन कौन से मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के, तो सबसे फर्स्ट है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, बर्थ कंट्रोल का सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो कौन सा है, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि नेचुरल मेथड है वो अवॉइडिंग ऑफ मैटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, इसके ऊपर काम करता है। यानी नेचुरल मेथड के अंदर क्या करते हैं कि स्पर्म यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन को अपन अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि जब मेल फीमेल को स्पर्म प्रोवाइड करवाता है तो वो सीमेन जैसे ही रिलीज होने वाला है फीमेल की यूट्रस के अंदर तो उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल मेथड के द्वारा फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल मैंने आपको बताया था कि 10th to 17th डे जो होता है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस समय इस टाइम पीरियड के बीच में ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो इस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए, फीमेल को स्पर्म प्रोवाइड नहीं करने चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल मेथड। नेक्स्ट जो नेचुरल मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि मेल है वो फीमेल को जैसे ही स्पर्म प्रोवाइड करता है तो यूट्रस के अंदर इस सीमेन को ना रिलीज करके अपने पेनिस को बाहर निकाल करके इजैकुलेशन कर देना चाहिए। और लास्ट अपन ये मान करके चलते हैं कि अगर फीमेल के डिलीवरी हुई है उसे लैक्टेशन पीरियड जो चल रहा है, लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब वो अपने बच्चे को मिल्क सीक्रेट करती है, मिल्क पिलाती है, तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। यानी माँ आफ्टर बच्चे के बर्थ के जब तक दूध पिलाती है बच्चे को तब तक उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ये कहलाते हैं नेचुरल मेथड। बर्थ कंट्रोल के सेकंड जो मेथड है वो है बैरियर मेथड। ठीक है, बर्थ कंट्रोल का जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है,
बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है कि मेल फीमेल को जब स्पर्म प्रोवाइड करता है तो उसके बीच में ऐसी कुछ सेफ्टी डिवाइस है उनका यूज करें जो एज ए बैरियर रह जाएं, यानी फीमेल तक स्पर्म को ना पहुंचने दें। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के लिए एक तो रबड़ से बने हुए जो लूप होते हैं उनको यूज में लिया जाता है, जिन्हें मार्केट के अंदर कंडोम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कैप या वाल्व जो हैं उनका यूज किया जाता है, और कुछ जेली लाइक सब्सटेंस है वो मार्केट के अंदर मिलते हैं जिनका यूज करके एज ए बैरियर, क्योंकि वो जेली क्या होती है, स्पर्म है उनको खत्म कर देती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये बैरियर मेथड है वो डिफरेंट यूज में लिए जाते हैं। तीसरा होता है इसके लिए IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पीछे के पेपर आप उठा करके देखना। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये जो डिवाइस होती हैं इनमें क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन का मतलब यूट्रस में, और डिवाइस का मतलब साधन। यानी डॉक्टर क्या करता है, यूट्रस के अंदर एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है उसको ट्रांसप्लांट कर देता है जो स्पर्म को आगे डिस्चार्ज नहीं होने देता। ठीक है ना, तो ये कहलाती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है उसके रूप में काम में ली जाती है कॉपर टी। ठीक है, तो ये कॉपर टी जो होती है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए डॉक्टर के द्वारा यूट्रस के अंदर लगाई जाती है, और फिर यूट्रस के अंदर लगाने के बाद क्या किया जाता है कि ये कॉपर टी कॉपर रिलीज करती है और ये कॉपर स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। फोर्थ जो मेथड होता है वो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल पिल्स हैं उनका यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किया जाता है। ओरल पिल्स का मतलब होता है गोलियां। मार्केट के अंदर डॉक्टर की सलाह से फीमेल है उसको ऐसी पिल्स दी जाती हैं जो कि क्या करती हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होने देती। ठीक है, क्योंकि जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाता है तो वो ओव्यूलेशन को या इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देती हैं। तो ये ओरल पिल्स हैं, ये भी क्या होती हैं, बर्थ कंट्रोल करने में अपना रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट होता है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, यानी प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका यूज फीमेल के अंदर एज ए इंजेक्शन किया जाता है। स्किन के अंदर इंजेक्शन में ये हार्मोन डाल देते हैं और ये हार्मोन क्या करते हैं, पिल्स की तरह ही क्या करेंगे, स्पर्म है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट होता है लास्ट जो है टॉपिक आपका 6th वाला, वो है सर्जिकल मेथड। सुना होगा आपने, न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर आप देखते हो। सर्जिकल मेथड में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग सर्जरी की जाती है, जिसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, पुरुष नसबंदी। ठीक है, और दूसरा होता है वैसेक्टोमी। ठीक है, महिला नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी आपने सुना होगा। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिला नसबंदी, यानी फैलोपियन जो ट्यूब होती है दोनों साइड में, उन फैलोपियन ट्यूब को कट करके बीच में से और फिर धागे से बांध दिया जाता है। तो क्या होता है कि यूट्रस के थ्रू होकर के फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म आते हैं तो वो आगे ओवरी तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है ना, तो ये तो कहलाती है ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। और पुरुष नसबंदी के अंदर क्या करते हैं कि मेल के अंदर जो प्रेजेंट होती है वास्ट डिफरेंस, उस वास्ट डिफरेंस को बीच में से काट करके और दोनों साइड से उसे धागे से बांध देते हैं, क्योंकि वास्ट डिफरेंस है वही क्या करती है, टेस्टिस के अंदर बनने वाले जो स्पर्म है उनको आगे रिलीज करने का फंक्शन करती है। ठीक है ना, तो पुरुष के अंदर जो भी क्या है वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट है, उस वास्ट डिफरेंस को कट करके बीच में से कैंची से काट करके धागे से बांध देते हैं टाइटली। ठीक है ना, तो ये कहलाती है पुरुष नसबंदी, जिसे कहा जाता है वैसेक्टोमी। तो वास्ट डिफरेंस को कट करके धागे से बांध देना। ठीक है, तो ये क्या है, ऑपरेशन बोलते हैं कि बच्चा जन्म ना ले इसके लिए ऑपरेशन करवा रहे हैं बच्चे वाला, तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। तो ये आपके चैप्टर 4 है वो आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। कुछ और 2 मेथड और हैं।
एक अगली क्लास के अंदर एक क्लास और लेंगे, उसमें थोड़ा सा और बचा है ये, इसे अपन पूरा कर देंगे, जिसके अंदर टॉपिक आपके बचे हैं MTP, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनफर्टिलिटी, इससे रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे हाफ 4 चैप्टर की। ओके, थैंक्स।